कैसे हैं आप सभी? आप सभी अच्छे ही होंगे। हम लोग देख रहे हैं साइकोलॉजी वर्ल्ड बाय एम.के. सर के द्वारा, और इसमें आज हम लोग चर्चा करेंगे आकार प्रत्याचन के बारे में। आकार प्रत्याचन को क्या कहा जाता है? फॉर्म परसेप्शन। आकार प्रत्याचन को क्या कहा जाता है? फॉर्म परसेप्शन। इसके बारे में आज हम लोग जिक्र करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम लोग समझेंगे आकार प्रत्याचन। अगर आप पढ़ रहे हैं तो आकार प्रत्याचन का कॉन्सेप्ट आपको समझना अति आवश्यक है। सबसे पहले हम लोग फिगर को देखेंगे, बाद में हम लोग पढ़ेंगे, पहले प्रैक्टिकल। यहाँ पर देखिए, ये सिंबल बना हुआ है ऐसे ग्लास का, ऐसे बना हुआ है, ठीक है। देख लीजिए, ध्यान से देखिए, बना हुआ है ना। एक ग्लास के पीछे ग्लास है, जबकि पीछे वाला पार्ट, यानी इसका जो पीछे वाला पार्ट है, यहाँ से ऐसे, ये अच्छी तरह से नहीं दिख रहा हमें, लेकिन हमको पता है कि वहाँ पे है, और थोड़ा सा धुंधला टाइप का है। अगर नहीं भी रहता तो हमको पता चल जाता कि ग्लास के पीछे ग्लास है। ओके, अब हम लोग समझते हैं। जब यहाँ पर जिस तरह इसका पैटर्न बना हुआ है ग्लास का, ठीक है, उसी प्रकार से हमें पता है कि इसका भी पैटर्न वही बना होगा। इसे ही आकार प्रत्याचन कहा जाता है, दैट मीन्स फॉर्म परसेप्शन कहा जाता है। अब हम लोग आते हैं थ्योरी पे, ठीक है। तो जब भी हम कोई उद्दीपक देखते हैं, यानी ये उद्दीपक आप देख रहे हैं, तो उसमें एक खास आकार, यानी आकार की क्या है, आकार ही है ना, ये सब खास आकार यानी फॉर्म यानी पैटर्न के रूप में उसे बंधे देखते हैं कि इस पैटर्न का ये है, कि इस आकार का ये है। उस पैटर्न या आकार में उसे हम क्या देखते हैं? बंधे देखते हैं। इसे ही मनोविज्ञान में आकार प्रत्याचन कहा जाता है। इसे मनोविज्ञान में क्या कहा जाता है? आकार प्रत्याचन। यानी जब भी हम कोई उद्दीपक देखते हैं तो उसके एक खास आकार या पैटर्न के रूप में उसे बंधे देखते हैं उद्दीपक को, तो इसे ही मनोविज्ञान में आकार प्रत्याचन कहा जाता है। अब हम लोग आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। आकार प्रत्याचन के 3 भाग होते हैं। आपको पता होना चाहिए जो आकार प्रत्याचन होता है उसके कितने भाग होते हैं, तो उसके 3 भाग होते हैं। तो कौन कौन सा भाग होता है 3, उसके बारे में हम लोग जिक्र करेंगे। जो आकार प्रत्याचन होता है उसका पहला भाग है आकार प्रत्याचन में परिरेखा। इसका मतलब क्या हो गया कि जो आकार प्रत्याचन होता है उसमें परिरेखा होती है। परिरेखा दैट मीन्स कंटूर। वहाँ पे ना हिंदी में आपको कंटूर मिल सकता है। हिंदी में क्या मिल सकता है? कंटूर, ठीक है। हिंदी में आपको क्या मिल सकता है? कंटूर मिल सकता है। ऐसा वहाँ दे देगा, कंटूर हो सकता है, आपको ऐसा दे दे, ठीक है। या कंटूर यहाँ पे लिखा हुआ है तो आप देख सकते हैं। क्लियर हो गया? तो आकार प्रत्याचन में परिरेखा दैट मीन्स कंटूर होता है। ये पहला भाग है। दूसरा का भाग आ गया है, आकार प्रत्याचन में आकृति तथा पृष्ठभूमि होती है। यानी जो आकार प्रत्याचन होता है उसमें आकृति तथा पृष्ठभूमि होती है। तीसरा भाग क्या है? आकार प्रत्याचन में संगठन होता है। यानी आकार प्रत्याचन के 3 भाग होते हैं। आकार प्रत्याचन में परिरेखा, आकार प्रत्याचन में परिरेखा, दूसरा आकृति और पृष्ठभूमि, और तीसरा संगठन। यानी आकार प्रत्याचन में परिरेखा, आकृति तथा पृष्ठभूमि और संगठन होता है। ये आकार प्रत्याचन के 3 भाग हैं, ठीक है। क्लियर हो गया? आगे बढ़े हम लोग। आकार प्रत्याचन में जो परिरेखा होती है, ठीक है, उसे किसे कहते हैं? परिरेखा के बारे में बोले तो सबसे पहला नंबर यहाँ पर देख लीजिए आप लोग, परिरेखा है ये वाला। तो ये येलो करके हमने रखा है इसलिए क्योंकि ये अभी हम पढ़ेंगे। इसको जब पढ़ेंगे तब इसको येलो कर देंगे, जब इसको पढ़ेंगे तो ये इसको येलो कलर कर देंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे आकार प्रत्याचन में परिरेखा क्या होता है, इसके बारे में। तो आकार प्रत्याचन में
जो परिरेखा होती है, जो फॉर्म होता है, उसे किसे कहते हैं? तो दृष्टि क्षेत्र, आपका जो दृष्टि क्षेत्र है, यानी आप जो दृष्टि क्षेत्र होता है जो हम लोग का, उसके भीतर एक क्षेत्र होता है जहाँ पर चमकीलापन दैट मीन्स ल्यूमिनेंस या ब्राइटनेस में अचानक परिवर्तन आ जाता है। अचानक, एब्रप्ट, अचानक परिवर्तन आता है। कहाँ पे? दृष्टि क्षेत्र का वह क्षेत्र जो हमारा दृष्टि क्षेत्र होता है, दृष्टि क्षेत्र के भीतर का वह क्षेत्र जहाँ पे चमकीलापन में अचानक परिवर्तन आ जाता है, उसे ही परिरेखा कहते हैं, यानी कंटूर कहते हैं। अभी देखिए ये पूरा वाइट वाला है। अब लीजिए हम यहाँ चीज़ दिए, तो ये अपना कंटूर ले लिया, अपना इलाका ले लिया, अपना एरिया ले लिया, इसी को कंटूर कहा जाता है। चमकीलापन में यहाँ देखिए चमक रहा है, ऐसे अब चमक रहा है, तो यहाँ पे परिवर्तन आ गया अचानक, ठीक है, तो उसी को कहते हैं परिरेखा। क्लियर? आगे बढ़े। इसके बाद कहता है किसी दृष्टि क्षेत्र के भीतर का वह क्षेत्र जहाँ चमकीलापन में अचानक परिवर्तन आता है, परिरेखा कहलाता है। मान गए हम। तो यह बात किस मनोवैज्ञानिक द्वारा कहा गया है? किस मनोवैज्ञानिक द्वारा कहा गया है? तो किसके द्वारा कहा गया है? तो कोरेन, पोरेक तथा वार्ड। कोरेन, पोरेक तथा वार्ड के द्वारा। कब कहा गया? तो 1979 में, यानी 1979 में कहा गया। ये बात जो बताया गया कि किसी दृष्टि क्षेत्र के भीतर का वह क्षेत्र जहाँ चमकीलापन में अचानक परिवर्तन आ जाता है, उसे परिरेखा कहते हैं। यह बात कोरेन, पोरेक और वार्ड ने बताया था 1979 में। कहता है एक निश्चित परिरेखा के कारण हम किसी वस्तु को विशेष वस्तु के रूप में कैसे देख पाते हैं? अगर कोई वस्तु है, ठीक है, यहाँ पे भी दिखाया जाएगा आपको। अगर एक निश्चित परिरेखा के कारण हम किसी वस्तु को विशेष वस्तु के रूप में कैसे देख पाते हैं, तो चलिए देखते हैं कैसे देख पाते हैं। तो सबसे पहले आप इस फिगर को देख लीजिए। इस फिगर में जो आप देख रहे हैं, एक व्यक्ति बैठा हुआ है, इसके पास एक लैपटॉप है, एक लैपटॉप भी है, एक व्यक्ति है, एक चेयर है और एक डेस्क है जिसमें वो रख के काम कर रहा है। 4 चीज़ें हैं यहाँ पर फिलहाल। तो सबको हम अलग अलग, हम जानते हैं कि लैपटॉप की परिरेखा क्या होती है, इसलिए लैपटॉप को हमने अलग कर दिया। व्यक्ति की परिरेखा क्या होती है, चेयर की परिरेखा क्या होती है, डेस्क की परिरेखा क्या होती है, तो मैंने सबको अलग अलग कर दिया क्योंकि हमको परिरेखा पता है। क्लियर है? अब देखिए, कॉन्सेप्ट को पकड़िए आप। आदमी कुर्सी तथा टेबल और लैपटॉप को अलग अलग 3 चीज के रूप में प्रतिष्ठान इसलिए करते हैं हम लोग क्योंकि तीनों को अपनी अपनी परिरेखा होती है। ये सबका ना मतलब चारों का इसका अलग परिरेखा है, ठीक है, इसका अलग, इसका अलग, इसका अलग, इसका अलग, इसका अलग, सबका अलग अलग परिरेखा है जो एक दूसरे को अलग करती है। इसीलिए हम सबको एक निश्चित परिरेखा के कारण क्या करते हैं, किसी विशेष वस्तु को विशेष रूप से देख पाते हैं। ठीक है, इसका प्रत्यय इसलिए होता है क्योंकि क्या होता है, क्योंकि तीनों का अपना अपना, यानी 1 2 3 4 जो भी है, सबका अपना अलग अलग परिरेखा होती है। इसी कारण इसको विशेष रूप से हम लोग देख पाते हैं। अब कहता है परिरेखा के बारे में सबसे पहले वर्नर ने अपने प्रयोग में दिखाया था 1935 में। यह एक सवाल हो जाता है कि परिरेखा के बारे में सबसे पहले किसने दिखाया था, किसने बताया था? प्रयोग के द्वारा। किसके द्वारा? प्रयोग के द्वारा, एक्सपेरिमेंट के द्वारा किसने बताया था? वो भी कब? 1935 में। तो उसके बारे में आता है वर्नर। वर्नर ने सबसे पहले प्रयोग करके बताया था, ठीक है, परिरेखा के बारे में, दैट मीन्स कंटूर के बारे में। क्या बताया था हम लोग चर्चा करेंगे। तो इन्होंने कहा था जब कोई वस्तु व्यक्ति के सामने उपस्थित किया जाता है,
जब कोई वस्तु व्यक्ति के सामने उपस्थित किया जाता है, हम यहाँ पढ़ रहे हैं ये वाला लाइन, ठीक है, उपस्थित किया जाता है तो उसके 200 मिली सेकंड के बाद ही परिरेखा का अनुभव व्यक्ति को होता है। ये वाला ना आपको बहुत ज़रूरी है याद रखना। यहाँ पर कहा जा रहा है जब कोई वस्तु, यानी जब किसी वस्तु को अगर आप देख लेते हैं, ठीक है, और क्या करता है, वस्तु को लाया और हमारे सामने से हटा दिया, हमारे सामने से हटा दिया, और उसी समय क्या कर दिया, उसी से मतलब 200 मिली सेकेंड हुआ भी नहीं था और वस्तु को हटा दिया, ठीक है, तो परिरेखा का अनुभव व्यक्ति को होता है जो उस समय अंतराल के बीतने के पहले ही कोई दूसरी वस्तु व्यक्ति के सामने दे दिया जाता है तो व्यक्ति पहले के ही कंटूर का प्रतिच्छन नहीं कर पाता। इसका मतलब वर्नर क्या कहा था वर्नर ने सबसे पहले, इन्होंने 1935 में, कि 200 मिली सेकंड के पहले अगर कोई वस्तु हटा दिया जाता है तो हमें परिरेखा नहीं होता है, ठीक है, क्लियर हो गया। और अगर 200 मिली सेकंड के पहले को हटा लिए वस्तु और उसके बाद कोई दूसरा वस्तु ला दिए, कोई दूसरा थिंग्स, सामान, वस्तु, स्टिमुलस अगर कोई ला देता है तो क्या हो जाता है, पहले वाला का प्रतिच्छन नहीं कर पाता है। ये बात बताया था वर्नर ने 1935 में। जैसे क्या किए हम, एक लीजिए एक गिलास है, इस गिलास को लाया मेरे सामने, लेकिन क्या किया, इस गिलास को हटा दिया 200 मिली सेकेंड के पहले ही, क्या कि 200 मिली सेकेंड तक कम से कम चित्रवा हमारे पास रहता तब हमको इसकी परिरेखा का अनुभव होता, लेकिन उसके पहले ही हटा दिया। और उसी समय हटाने के बाद क्या किया, बाल्टी ले आया या मग ले आया, ठीक है, तब हमें मग समझ में आएगा, हमें ग्लास समझ में नहीं आएगा, क्योंकि 200 मिली सेकेंड के पहले ही हमारे सामने आया और हटा लिया उसको। क्लियर। यह बात वर्नर ने बताया था 1935 में। आगे बढ़ रहे हम लोग। कहता आवरण आकृति किसे कहा जाता है। देखिए कौन आकृति, आवरण आकृति। अभी जो हम समझाएं उसी को यहाँ पर बताया गया है। कहता लक्ष्य आकृति उपस्थित करने के 200 मिली सेकेंड, यहाँ हम पढ़ रहे हैं। कहता है लक्ष्य आकृति उपस्थित करने के 200 मिली सेकेंड के भीतर ही दूसरी आकृति प्रयोज्य के सामने रख दी जाती है, जो अभी बताएं ग्लास और मग के बारे में। तो ऐसी परिस्थिति में लक्ष्य आकृति ग्लास था, व्यक्ति को दिखाई नहीं देता है, उसको मग दिखाई देता है, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि आवरण आकृति किसे कहा जाता है। इसे ही आवरण आकृति कहा जाता है, क्योंकि पहले वाला आकृति यानी ग्लास हमें दिखाई नहीं देता, हमें मग दिखाई देता है, और पहले वाला जो आकृति था वो था ग्लास, उसी को कहा जाता है लक्ष्य आकृति। अब बाद वाला आकृति जो आता है वो उसे कहा जाता है आवरण आकृति। आगे बढ़े। इसके बाद वर्नर ने आवरण आकृति के बारे में क्या कहा। वर्नर जो अभी बता रहे थे उन्होंने आवरण आकृति के बारे में क्या कहा, वो भी हम लोग को देखना पड़ेगा। तो लक्ष्य आकृति उपस्थित करने के 200 मिली सेकेंड के भीतर ही दूसरी आकृति जिसे आवरण आकृति कहा जाता है, ठीक है। ये तो जान गए आप लोग कि कोई लक्ष्य आकृति है जैसे ग्लास, और उससे 200 मिली सेकेंड हुआ भी नहीं था और कोई दूसरा आकृति आ गया जैसे मग, ठीक है, और प्रयोज्य के सामने दिखा दिए। तो ऐसी परिस्थिति में लक्ष्य आकृति को व्यक्ति नहीं देख पाता है, ठीक है। क्यों नहीं देख पाता है, क्योंकि इस समय तक उसके परिरेखा का चित्र व्यक्ति के चेतन में प्रवेश ही नहीं कर पाया है। क्योंकि जब तक 200 मिली सेकेंड नहीं होगा ना, तब तो उस चित्र को देख नहीं पाएगा, और उसी बीच में मतलब दूसरा चित्र ले आया वो 200 मिली सेकेंड होने से पहले। इसीलिए ये बात कौन बताया था, चेतन में जब प्रवेश नहीं करेगा 200 मिली सेकेंड हो जाता ना अगर ग्लास देख के, तो फिर हमको परिरेखा समझ में आ जाता उसका। ये बात वर्नर ने कहा था। आगे बढ़े। कहता है कि प्रयोज्य लक्ष्य आकृति को आसानी से कब देख लेता है। तो आप इतना बार तो चिल्ला चिल्ला के बता ही रहे थे, तो आपको समझ में आ गया होगा कि 200 मिली सेकेंड के बाद आवरण आकृति को उपस्थित किया जाता है
इतना समय मिलने पर लक्ष्य आकृति कंटूर का चित्र व्यक्ति के चेतन में, यानी अगर 200 मिली सेकेंड हो जाता है ना, तो उसका जो चित्र है लक्ष्य आकृति का, यानी ग्लास का या कोई भी चीज़ का जो फर्स्ट टाइम दिखाया जाता है, जिसको देखना है हमें, तो उसका चित्र व्यक्ति के मन में हो जाता है, चेतन में स्पष्ट रूप से पहुंच जाता है, ऐसा बर्नर ने कहा था। ठीक है। इसके बाद देखिए, आकार प्रतिछन में जो परिरेखा होती है, यानी फॉर्म परसेप्शन जो होता है, यानी जो कंटूर होती है, उसको आप लोग समझ गए। अब हम लोग सेकेंड वाला पे चर्चा करेंगे, यानी बैकग्राउंड के बारे में चर्चा करेंगे, फिगर और उसके बैकग्राउंड के बारे में। आकार प्रतिछन में आकृति तथा पृष्ठभूमि के बारे में चर्चा करेंगे। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता आकार प्रतिछन में आकृति तथा पृष्ठभूमि क्या होता है, सबसे पहले हम लोग उसको समझेंगे। हम लोग किसी वस्तु को तथा उसके स्पष्ट आकार को एक निश्चित पृष्ठभूमि पर देखते हैं। हम लोग क्या करते हैं, जब कोई वस्तु होता है तो बतेबे किए थे कि उसके स्पष्ट आकार के रूप में एक निश्चित पृष्ठभूमि के रूप में देखते हैं। और आकृति तथा पृष्ठभूमि का बहुत बड़ा चैप्टर हमने शायद 1 घंटा का प्लस ही लिया है। देख लीजिएगा आप लोग वीडियो, मेरे पिछले वीडियो में जाकर देख लीजिएगा तो आप लोग को समझ में आ जाएगा आकृति और पृष्ठभूमि। इससे बढ़िया अभी तक किसी ने एक्सप्लेन नहीं किया होगा, ऐसा मेरा मानना है। बाकी आप लोग देख के अपनी राय प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जाकर दे सकते हैं हमें। तो जैसे हम शब्द को एक पेज पर छपा देखते हैं, जैसे कोई शब्द है एक पेज पर छपल है, यानी लिखा हुआ है, और बादल का टुकड़ा को आकाश में हम देखते हैं, तो बादल को टुकड़ा आकाश में देखते हैं, तो आकाश क्या हो गया और बादल क्या हो गया, इस बात पे हम लोग जोर डालेंगे। और पेज क्या हो गया, और पेज के ऊपर जो छपा वर्ड है यानी शब्द है वो क्या हो गया, इस पे भी हम लोग जोर डालेंगे। तो यहाँ पर देखिए, शब्द तथा बादल का टुकड़ा जो है आकृति का उदाहरण है। क्यों? क्योंकि वो आगे है और उसके पीछे जो है आपको आकाश मिलेगा। क्या मिलेगा? आकाश और पेज। ठीक है, यानी आगे वाला जो होता है वो क्या हो जाता है, आगे वाला को हम लोग आकृति कहते हैं, और जो पीछे होता है, जो बैक में होता है, बड़ा हो छोटा हो से हमको मतलब नहीं है। ठीक है, जो पीछे होता है उसको कहते हैं पृष्ठभूमि। क्लियर हो गया? ये मनोवैज्ञानिकों द्वारा कहा गया था। क्लियर है? आगे बढ़ जाए। कहता आकृति तरफ पृष्ठभूमि में अगर विभेद करके देखें, अंतर देखें, तो दोनों में क्या डिफरेंस है वो हमको समझना अति आवश्यक है। हालांकि आकृति पृष्ठभूमि का मेरा देख लीजिएगा तो मज़ा ही आ जाएगा आप लोग को, फिर जीवन में कभी टेंशन नहीं होगा। तो इसके बारे में जो बताए थे आकृति तथा पृष्ठभूमि में विभेद के बारे में, उनका नाम क्या था, वो मेन फैक्टर है रूबिन, थॉमसन और लुडिन। रूबिन जो था वो 1915 और 1921 में बताया था, थॉमसन जो है 1968 में बताया था, और लुडिन जो है 1985 में बताया था। ठीक है, तो आकृति तथा पृष्ठभूमि का जो विभेद किया था तो किसने किया था? रूबिन, थॉमसन और लुडिन ने। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, तो आकृति तथा पृष्ठभूमि में अंतर क्या क्या है हम लोग पूरी डिटेल से चलेंगे उसमें। तो सबसे पहला है, आकृति एक विशेष रूपरेखा होती है, विशेष फॉर्म में होती है वो, जबकि पृष्ठभूमि में इस तरह का स्पष्ट नहीं होता है, स्पष्ट रेखा नहीं होता, वो आगे पीछे टेढ़ा हो सकता है पृष्ठभूमि, बैकग्राउंड। आकृति दैट मीन्स फिगर का स्थान करीब करीब निश्चित होता है। मतलब आकृति अगर कोई चीज़ का है तो उसका आकार मान के चलिए तो निश्चित ही होता है। ठीक है, सीमित होता है। परंतु पृष्ठभूमि दैट मीन्स बैकग्राउंड जो होती है, पीछे की ओर कहाँ तक जाएगी उसका कोई माय बाप नहीं है, वो अनंत तक फैला हुआ रहता है। ठीक है, ये अंतर है, और भी अंतर है जिसको हम लोग देखेंगे। तो इसके बाद आप देखिए कि आकृति हमेशा आगे की ओर उभरी होती है, जो आप बताएं अभी हम,
कॉपी के ऊपर या पेज के ऊपर कोई शब्द लिखा है, आकाश में अगर तारे दिख रहे हैं या बादल दिख रहे हैं तो आगे वाला आकृति हो गया, आकाश पृष्ठभूमि हो गया। ठीक है। और पृष्ठभूमि जो होती है वो दबी हुई मालूम पड़ती है कि पीछे है ये। ठीक है। और आकृति अधिक प्रभावकारी होती है, आकृति का प्रभाव हमको अधिक पड़ता है, जबकि छाया का प्रभाव उतना प्रभाव नहीं पड़ता हम लोग के ऊपर। ठीक है। और क्या होता है, आकृति जो होती है सार्थक होती है, लेकिन पृष्ठभूमि सार्थक नहीं होती है। इसके बाद आकृति का स्मरण जो होता है अधिक रहता है, जबकि पृष्ठभूमि को हम लोग यानी बैकग्राउंड का जो होता है फिगर वगैरह हम लोग जल्दी भूल जाते हैं। ठीक है, स्मरण नहीं रहता है हमें। गत्यात्मक रूप से भी आकृति तथा पृष्ठभूमि में एक दूसरे से भिन्न है। देखिए ये बात ना कोई नहीं समझ पाता है, इसको समझिएगा आप लोग। इसमें क्या होता है, जैसे देखिए हमने क्या किया, हम एक यहाँ पे फिगर लिए ऐसा। ठीक है। हमने देखे यहाँ पे क्या बना रहे हैं, यहाँ पे हमने देखिए गुलदस्ता बनाया है। यहाँ पे ये बीच वाला जो कलर कर देंगे तो पता चलेगा अरे गुलदस्ता है। और बीच में देखिए दो व्यक्ति का फेस है। जब इसको आप लोग देखिएगा तो ये आकृति हो गया और ये पृष्ठभूमि हो गया, लेकिन जब गुलदस्ता को देखेंगे तो आकृति ये हो गया और ये वाला जो आदमी है, ठीक है, ये पृष्ठभूमि हो गया। ऐसा आप लोग देखे थे। यानी जिस पे आप लोग ध्यान देते हैं वो आकृति के अंतर्गत आता है, और उसको छोड़कर अगर हम इस पे ध्यान दे देते हैं, जैसे पहले देखिए हम क्या किए, हटा देते हैं इसको। ठीक है। जैसे यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ये लिए और ये लिए, इसको देख रहे हैं तो इस पे ध्यान गया, इसको देख रहे हैं तो इस पे ध्यान गया। मतलब जिसको हम लोग देख रहे हैं वो आकृति के अंतर्गत आता है, और जिसको हम लोग नहीं देख रहे हैं वो पृष्ठभूमि के अंतर्गत आता है। जैसा आप लोग देखे होंगे कभी बुक में, ऐसे फ्लावर है और दोनों साइड व्यक्ति का पिक्चर बना हुआ है। ठीक है। तो गत्यात्मक उसी को कहा जाता है, यानी आकृति पृष्ठभूमि जो है ना एक दूसरे से गत्यात्मक भी होता है। ये बात आपको पता होना चाहिए। अब देखिए अंतर एक दो और देख लेते हैं। कहता है कि आकृति पृष्ठभूमि का संबंध सिर्फ दृष्टि प्रतिक्षण में ही नहीं होता है, बल्कि श्रवण प्रतिक्षण में भी होता है। देखिए आकृति और पृष्ठभूमि का जो अंतर होता है ना, वो सिर्फ क्या होता है, दृष्टि में ही नहीं, श्रवण दैट में सुनने में भी आकृति पृष्ठभूमि होता है। जैसे अभी हम पढ़ा रहे हैं आपको, और अभी आप कोई चीज़ देख रहे हैं या पढ़ा रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, और उधर से आपका भाई बोला भैया देखो ना हम क्या लाए हैं, और आपका ध्यान चला गया भैया अपना भाई की ओर, ठीक है, उसका शब्द की ओर, आवाज़ की ओर। तो वो जो आवाज़ हो जाता है ना, वो आकृति के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है। और आप जो मेरा वीडियो देख रहे हैं पृष्ठभूमि के अंतर्गत आ जाएगा। आगे बढ़े। कहता आवाज़, देखिए यहाँ लिखा है, आवाज़ आकृति के रूप में कैसे काम करता है। अब आप देखते हैं कैसे काम करता है। ये देखिए एक व्यक्ति है, रेडियो सुन रहा है, बैठ के आराम से सुन रहा है, कोई बात नहीं है। इसके बाद क्या हो गया, सुन रहा है अपने रूम में बैठकर। तो यदि कोई व्यक्ति कमरा में बैठकर या रूम में बैठकर सुन रहा है कुछ, और इतने में यदि उसकी माँ नाम लेकर पुकारती है बेटा, तो क्या करता है, माँ की ओर अपना फेस कर देता है, उसका सुनने लगता है बात को। तो ये वाला जो है माँ की आवाज़ जो हो गई, ये आकृति हो गई। क्या हो गई, आकृति। यहाँ तो आप लोग समझ गए होंगे। अब देखिए आकार प्रतिक्षण में संगठन का जिक्र हम लोग किए थे, 3rd नंबर में आता है ये, और इसके बारे में हम लोग देखेंगे कि आकार प्रतिक्षण क्या होता है। ठीक है। तो आकार प्रतिक्षण 3रा नंबर है ये, उसको संगठन के बारे में जिक्र करेंगे, क्या होता है नहीं होता है। तो संगठन होता है दैट मीन्स ऑर्गेनाइजेशन जो होता है, उससे तात्पर्य उद्दीपक का जो क्षेत्र होता है, स्टिमुलस फील्ड में उपस्थित अनेकों उद्दीपकों का आपस में इस ढंग से संगठित होने पर उसे व्यक्ति एक
निश्चित आकृति या पैटर्न के रूप में स्पष्ट रूप से प्रतिच्छन कर लेता है। ठीक है, इस तरह का संगठन जितना मजबूत होगा, आकृति का अर्थ उतना ही स्पष्ट होगा। यानी संगठन से तात्पर्य, शुरू से पढ़ रहे हैं, यानी संगठन से तात्पर्य उद्दीपक क्षेत्र में उपस्थित, उद्दीपक जो भी उपस्थित है उद्दीपक, उसमें आपस में ना क्या होता है, संगठित होता है। वो अगर वो संगठित नहीं होगा तो हम उसे नहीं पहचान पाएंगे, नहीं देख पाएंगे, नहीं समझ पाएंगे। वो एक निश्चित आकृति यानी पैटर्न में बंधा होने के कारण ही हमें, संगठित होने के कारण ही हमें दिखाई पड़ता है और समझ में आता है कि ये क्या है। इसीलिए कभी कभी देखिएगा, कोई किसी चीज़ का कोई खास अंग अगर फेंका रहता है तो हम उसको पहचान नहीं पाते हैं, क्योंकि वो संगठित रूप से नहीं रहता उस समय। समझ में तो आ गया होगा आप लोग को। चलिए आगे बढ़ें। कहता है गेस्टाल्ट वादियों के अनुसार आकार प्रतिच्छन में संगठन का भूमिका क्या होता है। किसके अनुसार? गेस्टाल्टवादी। ठीक है, यानी ऑर्गेनाइजेशन इन फॉर्म परसेप्शन में उसका क्या रोल है, ये हम लोग देखेंगे। तो देखिए, संगठन के कारण प्रतिच्छन में किसी उद्दीपक का अर्थपूर्ण ज्ञान होता है। अगर संगठन नहीं होगा, कोई खास अंग को देख लेंगे, संगठित रूप से नहीं देख पाएंगे, तो हमें पूर्ण ज्ञान नहीं हो पाता है। ठीक है, ना ही व्यक्ति को पूर्व अनुभूति होता है, ना ही व्यक्ति सीखता है और ना ही सीख पाता है। क्लियर। एक गेस्टाल्टवादियों ने आकार प्रतिच्छन के संगठन के बारे में अपना बताया था अध्ययन करके। ठीक है, और एक चीज और समझिए, आकार प्रतिच्छन में जो संगठन होता है वो कैसे होता है। जब उद्दीपक को एक पैटर्न या आकृति के रूप में हम संगठित देखते हैं तो इसका गुण उन गुण से भिन्न होता है जो इसके अंगों या हिस्सों के विश्लेषण से प्राप्त होता है। जैसे अभी हम क्या करते हैं, एक ऐसा बना है, ऐसा 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 ऐसा, एक पार्ट हम ये काट के निकाल रहे हैं तो ये देखिए ऐसा बना। ठीक है, मान कर चलिए पूर्ण रूप से तो नहीं बना पाए इसको, लेकिन ये ऐसा बना, ऐसा। इसका मतलब क्या हो गया, इसको देख के हम पूर्णता का प्राप्ति नहीं कर पाते हैं, पूर्णता की प्राप्ति नहीं कर पाते। यानी इसका जो गुण है, दोनों में डिफरेंस है, अंतर होता है। ये गेस्टाल्टवादियों द्वारा बताया गया है। ठीक है, यानी इसके अंगों या हिस्सों के विश्लेषण से प्राप्त होता है। दोनों में गुण अलग अलग होता है, भिन्नता होती है दोनों में। आकार प्रतिच्छन में यानी फॉर्म परसेप्शन में इस तरह का संगठन किस कारण से होता है, उसका रीजन क्या है। ठीक है, कारण क्या है। आकार प्रतिच्छन में जो हमें संगठन होता है तो उसका कारण क्या है, तो किस नियम के द्वारा होता है ये, वो हमें जानना है। तो सन्निकटता के नियम के कारण, सन्निकटता दैट मीन्स प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। अगर आकार प्रतिच्छन सन्निकटता का नियम अगर देखना है तो मिल जाएगा। ठीक है, मेरा जो वीडियो है, पिछला वीडियो में पड़ा हुआ है, देख लीजिएगा। पूर्ति का नियम के बारे में हमने बताया था, प्रिंसिपल ऑफ डाउट्स के बारे में, और अच्छी प्रकृति का नियम के बारे में दैट मीन्स प्रिंसिपल ऑफ गुड फॉर्म के बारे में, और वस्तुनिष्ठ प्रवृत्ति का नियम दैट मीन्स प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्टिव सेट के बारे में भी हमने बता रखा है। यानी आकार प्रतिच्छन को जो होता है, हम लोग को जो संगठन होता है वो सन्निकटता के नियम के द्वारा, पूर्ति का नियम, अच्छी प्रकृति का नियम और वस्तुनिष्ठ प्रवृत्ति का नियम के द्वारा होता है। यानी सन्निकटता का नियम, सन्निकटता, पूर्ति, अच्छी प्रकृति और वस्तुनिष्ठ, इन सब के कारण होता है। आगे बढ़े। ठीक है, साइकोलॉजी वर्ल्ड बाय एम के सर में आपका स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो जो है और भी ज़बरदस्त रहेगा। चलिए बाय।